हाँ, नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। और आज हम फिर से टेस्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है ये टेस्ट नंबर 7। और पटवारी के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और ये एग्ज़ाम 1 महीने से ज़्यादा चलेगा। लगभग 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा श्योर, और 26 अप्रैल तक चलेगा। तो जिन स्टूडेंट्स को बेसिक में प्रॉब्लम है, जो इंदौर में है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पर। ये मेरा लैंडलाइन और ये मोबाइल का नंबर है। अगर किसी का कोर्स नहीं हुआ है, किसी को बेसिक में प्रॉब्लम आ रही है या एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, तो हम बहुत ही फास्ट कोर्स चलाते हैं, जिसमें 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में भी हम कोर्स को करा सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन, वन ऑफ the 4 options given below, choose the one with the correct meaning of the idioms। ये idiom है, इसमें बताना है to cost an arm and a leg। इसका मतलब क्या होता है, ये याद ही करनी पड़ती है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो देखिए, to be very expensive, to be very cheap, to be very common और to be very rare। इसका आंसर आएगा ए वाला, to be very expensive, बहुत ही कॉस्टली होना, बहुत ही महंगे के सेंस में हम इसका यूज करते हैं, टू बी वेरी कॉस्टली। ऐसे ही एक इडियम आता है गेट रिड ऑफ। एक इडियम है गेट रिड ऑफ, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूं। गेट रिड, RID रिड और OF ऑफ, गेट रिड ऑफ। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। टू बी फ्री, बी मतलब होना, फ्री होना, टू बी फ्री, गेट रिड ऑफ। इसको आप याद कर लेना, किसी भी एग्जाम में, मतलब कोई भी टेस्ट पेपर किसी भी दिन आ सकता है। ठीक, टू गेट रिड ऑफ, तो टू बी वेरी एक्सपेंसिव है ना। ईडीएम का मतलब मुहावरा होता है, इसका आंसर ए आएगा, ये नहीं होगा। टू बी वेरी कॉमन, टू बी वेरी चीप, टू बी वेरी रेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू सेंटेंस आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। आपको कंजंक्शन भरना है इसमें, और जो मीनिंगफुल होना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट, यू आर फुली क्योर्ड। यू आर फुली क्योर्ड, क्योर्ड मतलब स्वस्थ होना। यू आर फुली क्योर्ड, यू शुड टेक रेस्ट। देखिए, यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए, यू आर फुली क्योर्ड। बट का तो यूज होगा नहीं, क्योंकि बट का प्रयोग हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। किंतु परंतु, एल्स का मतलब भी होता है और अथवा, अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और हेंस का मतलब होता है इसलिए, सो या देयरफॉर के सेंस में हम हेंस का प्रयोग करते हैं। तो जब तक तुम पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाते, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो जब तक तुम पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाते, वो आंसर ये वाला आएगा। आप देखिए, सी वाला, अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, यानी अंटिल यू आर फुली क्योर्ड यू शुड टेक रेस्ट। जब तक तुम पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी वाला। नेक्स्ट वन देखिए, ये जो मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूं बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। मैं बार बार रिकॉल करता रहता हूं, बताता रहता हूं आप लोगों को कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, और मेरे पास हजारों क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपको देखना है, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, दो तरह से पूछे जाते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो इसका पैसिव वॉइस देखना है। शी बॉट, ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स लाना, मी अ कप ऑफ कॉफी, ये B2 है। और जब भी हम B2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज और वर आता है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। चूंकि इसमें देखा जाए तो 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, दोनों से बन जाता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में किसी एक से, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पहले तो हमारी प्रायोरिटी है हम वॉच को ढूंढें, वाज और वर को, क्योंकि मी आएगा तो आई आएगा उधर, पैसिव वॉइस में आई का मी और मी का आई। तो ठीक है, और ये बना रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इनडायरेक्ट को टू से जोड़ देते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनडायरेक्ट को टू से जोड़ देते हैं। तो ठीक है, अ कप ऑफ कॉफी वॉज, यही आंसर है। देखिए, B2 दिया है, ये तो होगा नहीं, ए भी नहीं बनेगा क्योंकि हैज बीन दिया हुआ है। अ कप ऑफ कॉफी हैड बीन, ये भी नहीं होगा, आंसर आएगा ए वाला। क्लियर हो गया। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है
तो वॉज वर्ब का यूज होगा, क्योंकि वॉज का प्रयोग इसलिए करेंगे, कॉफी जो कप है वो कितने हैं, एक कप है, किसका, कॉफी का, तो वाज ब्रॉट टू मी, मैंने बताया था आपको दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और डायरेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनडायरेक्ट को टू से जोड़ देते हैं, तो ठीक है। और बाय हर दिया हुआ है, बाय सी का बाय हर, तो आंसर आएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इज अपोजिट, देखना है हमें इसका, इसमें अपोजिट क्या है, माइजरेबल का अपोजिट क्या होगा। देखिए माइजरेबल का मतलब होता है दुखी, परेशान, है ना, माइजरेबल दयनीय स्थिति को बताता है, पिटिएबल भी बोलते हैं माइजरेबल को, तो इसका सिनोनिम्स अगर लगाना होता तो सैड हो सकता था, सैड का मतलब होता है दुखी, बट ये पूछ रहा है अपोजिट, ध्यान रखना है क्वेश्चन लगाते समय, भले हम लोगों को बन भी रहा है, कई बार हम जल्दबाजी में देखते नहीं है और फटाफट देखते हैं, अरे माइजरेबल सैड लगा दिया, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका अपोजिट चाहिए। कनिंग का मतलब होता है क्लेवर, चतुर होता है, और हैप्पी प्रसन्न होता है, और कैलकुलेटेड का मतलब होता है गिना हुआ या गणना से संबंधित, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा हैप्पी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब जो किसी शब्द के पहले आते हैं और उनके मीनिंग को नेगेटिव बना देते हैं, ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस देते हैं। इट इज एन इलॉजिकल या डिसलॉजिकल या अनलॉजिकल या इलॉजिकल, इसका आंसर होगा इलॉजिकल। ये पिछले 2-3 जो टेस्ट पेपर हुए हैं उन सभी में हम ये प्रीफिक्स के क्वेश्चन रख रहे हैं, ठीक है। इस बार सफिक्स का क्वेश्चन भी आएगा, है ना, इलॉजिकल इज राइट आंसर, ये नहीं होंगे। चलिए, क्योंकि स्पीड टेस्ट है, टाइम महत्वपूर्ण है, आप लोगों का एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शी बॉट सम चीप शूज दैट फेल अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ मंथ्स, यहां पर इसका मीनिंग निकालना है, फेल अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ मंथ्स। तो डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपियर मीन्स अदृश्य हो जाना, अपीयर का अपोजिट डिसअपियर, गॉट लॉस्ट मीन्स खो जाना, है ना, मिसप्लेस हो जाना, और ब्रेक इनटू पीसेस मतलब फट जाना या टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट हो जाना, और बरसोल्ड का मतलब बेच देना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा सी वाला, ब्रेक इनटू या ब्रोक इनटू पीसेस दैट फेल अपार्ट, है ना, ये V2 है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स, ये वन वर्ड का क्वेश्चन है, कई क्वेश्चंस पूछे थे। एंथोलॉजी का मतलब होता है पोइम्स का या प्रोस का कलेक्शंस होता है, उसको हम एंथोलॉजी बोलते हैं, और एनालॉजी का मतलब होता है समरूप, समरूप सिमिलर, और एपोलॉजी का मतलब होता है, अपलॉजी मीन्स क्षमा मांगना, है ना, और लिटरेचर मीन्स साहित्य। तो मैंने आपको चारों मीनिंग्स का बता दिया इनका, एंथोलॉजी इज द राइट आंसर, एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ पोइम्स, और एनालॉजी का मतलब होता है समरूप, सिमिलर। माउंट मिकी इज हाईएस्ट माउंटेन, सुपरलेटिव डिग्री है, इसको बोलते हैं हम लोग एसडी, और हमें पता है कि एसडी के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक। माउंट मिकनली इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अलास्का। नेक्स्ट वन देखते हैं, विद 5 क्रॉस इन द नॉर्थ द चर्च हैज, इसको बोलते हैं हम लोग, इस तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है इंग्लिश में होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है जब साउंड एक होता है, स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है किसी शब्द का, तो उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। अब देखिए, इस अल्टर का मतलब होता है बेदी, ये नाउन होता है, और इस अल्टर का मतलब होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है चेंज करना, नाउन और वर्ब। कहीं भी देख लीजिए, ये दोनों एक जैसे हैं, अल्टर अल्टर, ये दोनों ही भी हैं, ये नाउन हैं और ये भी नाउन है, ये वर्ब है और ये नाउन है। आप लोगों ने कुछ मॉडल्स तो पढ़े होंगे, मॉडल वर्ब होता है कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर और प्रपोजिशन जो दिया हुआ है उसके ठीक पहले नाउन का यूज करेंगे या प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। अगर हमें इतना पता है कि इसमें पहले नाउन आएगा और बाद वाला वर्ब आएगा, मीन्स अल्टर का मतलब होता है बदलना या चेंज करना, और पहले वाले अल्टर का मतलब होता है बेदी। बेदी समझते हो, कोई जैसे बलि वेदी सुना हो आप लोगों ने, कोई मंच होता है उसको बेदी कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी आएगा, डी वाला करेक्ट होगा, और इसका रीजन भी बता देता हूं मैं, ALTAR, अल्टर विद 5 क्रॉसेस इन दी नॉर्थ एस्ले।
द चर्च हैज अ फाइन ओक स्क्रीन इन दी साउथ, है ना, चैंसलर एंड अ स्टोन अल्टर विद 5। तो इसमें ALTAR आएगा और इसमें ALT यू कैन अल्टर, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द होल अपीयरेंस, तुम पूरे जो अपीयरेंस है, मतलब रूप है उसका, रूम का जो अपीयरेंस है, जस्ट बाय लाइटनिंग इट इन अ सर्टेन वे, मतलब इसको कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो आंसर क्लियर हो गया सभी को, डी वाला आएगा, पहले वाला नाउन है, दूसरे वाला वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस अच्छे हैं बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स वन इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें आपको देखना है एक कोई सा गलत है, 3 सही है। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क, एक्सेप्टेबल मीन स्वीकार करना, स्वीकार करने लायक, एडजेक्टिव एक्सेप्टेबल, एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटना से रिलेटेड या दुर्घटना संबंधी, और एकोमोडेशन का मतलब होता है रहना खाना, जो एकोमोडेट करते हैं ना, एडजस्टमेंट करना, एकोमोडेशन। चूंकि रिकमेंडेशन एकोमोडेशन है, ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो एकोमोडेशन में डबल सी आता है, ACCOMMODATION, तो इसमें गलती है, डी वाला गलत है, यही आंसर है। क्या करेक्शन करेंगे, ACCOMMO एकोमोडेशंस, ये होगा सही आंसर, एकोमोडेशन। ठीक, ये गलत हो, ये तो बिल्कुल सही है, मतलब इसका स्पेलिंग गलत है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेल्ड, तो कौन सा स्पेल्ड गलत है, डी वाला, इसको सही कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एनुअल कैलेंडर विद द पोजीशन ऑफ स्टार्स, एक साल में जो स्टार्स की पोजीशन को बताता है उसको क्या कहते हैं, हिंदी में पंचांग बोलते हैं उसको। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान, जिसमें ये दिखाया था कि मानव के जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और एक होता है एस्ट्रोनॉमी, जिसे खगोल विज्ञान कहते हैं, जो इसमें स्पेस का स्टडी किया था। पामिस्ट्री मतलब हस्तरेखा कला, एन आर्ट ऑफ, है ना, पाम मतलब हाथ की रेखाओं को देखकर बता देते हैं, लाइंस को। और हॉरोस्कोप भी जन्मपत्री होती है, जन्मपत्री हॉरोस्कोप बोलते हैं। और इसका अल्मनिक आएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसका आंसर है अल्मनिक मीन्स पंचांग, क्या बोलते हैं इसको, पंचांग। एस्ट्रोलॉजी होगा नहीं आंसर, पामिस्ट्री और हॉरोस्कोप नहीं है, इसका सही आंसर है अल्मनिक, इसका मतलब होता है पंचांग, एनुअल कैलेंडर होता है ये विद द पोजीशन ऑफ स्टार्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दीज डॉक्यूमेंट्स आर लार्जली टू द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज डॉक्यूमेंट्स आर लार्जली, बड़े स्तर पर, रिलेवेंट, तो ये रिलेवेंट नहीं है। अगर रिलेवेंट नहीं है तो क्या होगा, इरेलीवेंट होगा। इरेलीवेंट क्या है, प्रीफिक्स, जो आगे लगता है वो प्रीफिक्स है, जो पीछे लगता है वो सफिक्स होता है। इसका आंसर आएगा ए वाला, इरेलीवेंट होता है, ये नहीं होंगे आंसर। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ आ रहा है ना। तो इसका आंसर आएगा दीज डॉक्यूमेंट्स आर लार्जली इरेलीवेंट टू द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन, प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, विद द करेक्ट सेट ऑफ प्रपोजिशन भरना है। इसमें प्रीपोजिशन होता है ना, इन, ऑन, फ्रॉम, विद, बाय, टू, तो यहां पर हमें भरना है इन हिज कंपनी एनीवन हु इज लेट वर्क 3 times in 1 week gets a written warning the boss in, besides, on, to, at, off। लगाइए, कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस में 3 बार बंक मारता है या लेट होता है आने में, तो उसको बॉस के द्वारा या बॉस की तरफ से एक रिटर्न वार्निंग दी जाती है। रिटर्न वार्निंग, लिखित में एक चेतावनी दी जाती है। तो इसका आंसर होना चाहिए इन हिज कंपनी एनीवन हु इज लेट फॉर वर्क, क्या, फॉर वर्क 3 times, कितनी बार, 3 बार, इन 1 week, किसमें, एक सप्ताह में अगर कोई व्यक्ति या कोई एम्प्लॉय 3 बार लेट आता है तो गेट्स अ रिटर्न वार्निंग फ्रॉम, फ्रॉम आएगा इसमें और यहां पर आएगा फॉर, तो आंसर आएगा फर्स्ट वाला, ये नहीं होगा, है ना। एट वर्क 3 times इन वीक गेट्स अ रिटर्न वार्निंग ऑफ द बॉस, पॉसिबल नहीं है कि कोई दूसरा कोई ऑप्शन हो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, फॉर और फ्रॉम। ठीक है, अगर किसी को थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट करके मुझे बताइए, अगर स्पीड ज़्यादा हो, क्योंकि टाइम को देखते हुए हम लोग बना रहे हैं। आज जो टेस्ट पेपर है वो स्पीड टेस्ट है,
द सिंगिंग ऑफ द एग्रीमेंट वॉज अ पर्सनल ट्रम्प फॉर द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, वॉज अ पर्सनल ट्रम्प, ट्रम्प मीन्स होता है विजय। हालांकि ये पर्सनल भी दो होते हैं, एक का मतलब होता है कर्मचारी प्रबंध जिसकी स्पेलिंग होती है PERSONNEL, ये पर्सनल, बट ये तो एडजेक्टिव है ना। पर्सन जो होता है वो कॉमन नाउन होता है, नाउन। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो कहीं से भी आप डिस्कस कर सकते हैं इसमें। देखिए, द सिंगिंग ऑफ द एग्रीमेंट है ना, साइनिंग, सॉरी, साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, साइन होता है ना एग्रीमेंट, वॉज अ पर्सनल ट्रम्प फॉर द प्राइम मिनिस्टर। अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा ए वाला, यानी ट्रम्प का मतलब होता है विजय या उल्लास या विजय, विक्ट्री होगा, ठीक है। लॉस, रीजन और इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फोर सेंटेंस गिवन बिलो चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको देखना है ग्रामेटिकली करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने हर टेस्ट पेपर में आ रहा है। एक हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन या बिफोर का यूज करते हो, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है और फिर देन आता है। देन का स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, THAN होता है। नो सूनर के बाद हम देन का यूज करते हैं, जो कि हमें दिख रहा है कि अगर हम इसका कॉम्बिनेशन चेक करते हैं तो देन की स्पेलिंग ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, कुछ भी नहीं करना। यानी 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, 15 से 20 सेकंड में आप देखते ही बन जाएगा। और नो सूनर का अगर हेड आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो सूनर हेड बी सेट ऑफ देन वी रियलाइज। सेट की थर्ड फॉर्म सेट ही होती है, सेकंड फॉर्म भी सेट ही होती है, सेट की तीनों फॉर्म समान होती हैं। तो जैसे ही हेड बी सेट ऑफ देन वी रियलाइज वी हैड लेफ्ट द डॉग बिहाइंड, ठीक है। सेट ऑफ बाहर आना या छोड़ देना, वी हैड लेफ्ट द डॉग बिहाइंड मतलब आगे निकल जाना, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया, ए वाला आएगा, नो सूनर। और नो सूनर का हिंदी मीनिंग होता है जैसे ही। ये इसको बोलते हैं हम लोग एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। देखिए अगला क्वेश्चन, लीव नो स्टोन अनटर्न, बहुत अच्छा ईडियम है। इस बार के टेस्ट पेपर में 3 से 4 ईडियम रखे गए हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना। इस पटवारी के एग्जाम को निकालने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना है। टाइम खूब मिला है आप लोगों को, और संयोग से कुछ लोगों को तो 1 महीने से भी ज़्यादा का समय मिल गया। किसी का एग्जाम 22 को है, किसी का 24 को है, 26 को है। तो मुझे लगता है कि एक बार और कोर्स हो जाएगा इतने में, तो अगर अच्छे से आप फॉलो करते हैं तो। और इसका डबल फायदा उनको मिलेगा जो वन रक्षक और जेल प्रहरी साथ में MPSI की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों को बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो खूब प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से, है ना। और ठीक, तो देखिए, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, तो इसका मतलब होगा टू क्लीन एन एरिया कंप्लीटली, टू कवर ह्यूज डिस्टेंस, अरेंज ऑल दिस स्कैटर्ड थिंग्स एट अ प्लेस, या टू डू एवरीथिंग यू कैन डू अचीव योर गोल। अपने गोल को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। टू डू एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब हर संभव कोशिश करना। इसका ऐसे भी लिखा आ सकता था, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। जरूरी नहीं है, मीन्स मीनिंग चेंज नहीं होगा, बट वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। वर्ड्स और मीनिंग दोनों अलग अलग हैं, ठीक। इसका दूसरा सिनोनिम यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा क्या हो जाएगा, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट मतलब हर संभव कोशिश करना। हिंदी में बोलते हैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, है ना। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। आंसर मिल गया, डी वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मूवी वॉज बोरिंग, बताइए मूवी बोरिंग है तो कितने लोग बैठेंगे। और ऑफ दिया हुआ है, फ्यू ऑफ द स्पेक्टेटर्स लेफ्ट द हॉल। अगर फ्यू ऑफ द स्पेक्टेटर्स लिखोगे तो ना के बराबर लोगों ने हॉल से बाहर गए, है ना। सडन होगा नहीं, क्वाइट होगा नहीं। इसका आंसर होगा मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स लेफ्ट द हॉल। मतलब स्पेक्टेटर्स का हिंदी मीनिंग होता है दर्शक, जो देखने वाले होते हैं उसको स्पेक्टेटर्स कहते हैं। लेफ्ट द हॉल, उन्होंने क्या किया, हॉल को छोड़ दिया, क्योंकि मूवी कैसी थी, बोरिंग। तो आंसर आएगा ए वाला, ये नहीं आएंगे, है ना। क्वाइट भी तो होते हैं, ये शांत वाला है क्वाइट, है ना। एक क्वाइट कंप्लीट भी होता है, QUITE, और एक क्विट पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब होता है छोड़ देना, क्विट। और ये क्वाइट मीन्स होता है कंप्लीट, और ये क्वाइट मतलब है शांत वाला, शांत, शांत, ये कंप्लीट होता है इसका मतलब। और ये मतलब होता है वर्ब, इसका मतलब होता है लीव करना, लीव छोड़ना, लीव करना, ये वर्ब होता है। क्विट, इसको पढ़ते भी क्विट है ना। चलिए, तो आंसर मिल गया हमको
मोस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स लेफ्ट द हॉल। क्योंकि मूवी खराब थी तो बहुत सारे लोगों ने बीच में से छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर कंट्री मैनी पीपल इंडल्ज इन। देखिए डिलीशन का मतलब होता है, डिलीट से बना हुआ है, डिलीट का मतलब होता है काटना, है ना, अलग करना, डिलीट करना। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा या प्रचुर मात्रा में, और सेरेनिटी का मतलब होता है गंभीरता, और एवेशन का मतलब होता है मतलब जानबूझकर किसी चीज को छोड़ देना। एवेड, EVADE, एवेड का मतलब होता है टालना। अपने देश में लोगों की आदत होती है कि टैक्स को क्या करते हैं, टाल मटोल करते हैं, टालना। एवेड का मतलब होता है टालना। तो इसका डेफिनेट आंसर आएगा एवेशन। कर, टैक्स एवेशन भी बोला जाता है, कर वंचन, है ना। तो इसका आंसर, इन आवर कंट्री मेनी पीपल इंडल्ज इन एवेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, ये नहीं आएंगे। सेरेनिटी का मतलब होता है गंभीरता, सीरियसनेस, सेरेनिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो शैल यू रीप। ये प्रोवर्ब का क्वेश्चन है। कई बार प्रोवर्ब के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, उनमें एक वर्ड को गायब कर देते हैं और आपसे पूरा फिल इन द ब्लैंक भरवाते हैं। बोलते हैं ना, बार्किंग डॉग वाइट्स, तो सेल्डम, नेवर, ऑलवेज। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम वाइट। इसी तरह से एज यू सो सो शैल यू रीप। इसमें इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं दिया, ब्लैंक भरना है। तो एज यू सो शैल यू रीप इज राइट आंसर, ए होगा, है ना। जो लोग कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। कैसे बोलते हैं इसको, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स। तो स्टोन ही आएगा आंसर, तो इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20। आई हैव गिवन हर। जैसा कि हमें पता है कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लाइक फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, स्टाम्पेज, पोस्टेज, डस्ट, इक्विपमेंट, ब्रेड, चौक, ऐसे नाउन्स हैं जिनके आगे हम ए का या एन का प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। इसी तरह से ये वर्क जो वर्ड है, ये वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके आगे ए नहीं आएगा। और ए नहीं आ सकता तो मैनी वर्क्स, ए भी गलत हो जाएगा। सम वर्क्स, ए भी गलत है, क्योंकि वर्क में एस लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है रचनाएं, कंपोजिशंस होता है वर्क में एस लगाने पर, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर आएगा अ पीस ऑफ वर्क। यानी आपको बताया है पहले भी, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ ब्रेड या फिर अ स्लाइस ऑफ ब्रेड का यूज हम करते हैं तो ये काउंटेबल बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए 20 हो गया। 21, आई लंच 1 आवर एगो। इससे हमें पता चलता है इससे कि लंच 1 घंटे पहले लिया है। आपको टाइम और टेंस के कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है कि 3 वर्ड जब भी आए एग्जाम में, क्वेश्चन में, कभी भी एगो, यस्टरडे और लास्ट, इनके साथ में हमेशा V2 का यूज करना है अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में करना है डिड नॉट V1 का यूज। B2 का यूज करना है, B2 का यूज करना है अफर्मेटिव में, और V1 का यूज करना है, मतलब V2 का यूज करेंगे अफर्मेटिव में और डिड नॉट V1 होगा। डिड नॉट के बाद किसका यूज करेंगे, V1 का। याद रखना है आपको। एगो का मतलब भी पहले होता है पास्ट में, यस्टरडे बीता हुआ और लास्ट बीता हुआ कोई भी समय को बताता है। तो ठीक है, आई लंच 1 आवर एगो। तो ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, 2 बार आ रहा है ना। और पास्ट जो होती हैं, देखिए वर्ब के 3 गुण होते हैं। रखना तो हेड हो जाएगा, होना तो वाज वर हो जाएगा, और करना तो डिड हो जाएगा। इंग्लिश में 3 होती हैं वर्ब, करना, होना, रखना। आंसर डी है, हेड। ये नहीं आएंगे। आई हैड लंच 1 आवर एगो, आई हैड लंच 1 आवर एगो। ही थॉट दैट माई कार फॉर सेल। देखिए यहां थॉट दिया है, ये V2 है, दैट माई कार फॉर सेल है। ये तो आने से रहे क्योंकि ये पास्ट दिया हुआ है, उसका कॉम्बिनेशन फ्यूचर से भी नहीं बनेगा, अपने आप ही आंसर आएगा बी वाला। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को बन जाएगा। उसने सोचा कि मेरी कार बेचने के लिए है। ही थॉट दैट माई कार वाज फॉर सेल, तो यहाँ पर वाज फॉर सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आफ्टर आई डिनर आई टीवी फॉर अ वाइल। देखिए ये क्वेश्चन उसी तरह का है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट आएगा।
इसमें भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी आफ्टर आता है और आफ्टर के पहले, देखिए सूर्य उगने के पश्चात उसने स्नान किया, तो ही टुक बाथ आफ्टर द सन हैड राइजन, ही टुक बाथ आफ्टर द सन हैड राइजन, उसने स्नान किया सूर्य के उगने के बाद। तो इसमें भी ऐसे होगा, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड डिनर आई वॉच्ड टीवी फॉर अ वाइल। इसका आंसर आना चाहिए डी, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड। इस कॉन्सेप्ट को देख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसी में से मैंने इसको सेलेक्ट किया है। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड डिनर आई वॉच्ड टीवी फॉर अ वाइल। ठीक है, इसका आंसर डी आएगा, ए ये नहीं आएंगे। लग तो ये रहा है वैसे, बट ये तो अधूरा है, बिल थोड़ा ना आएगा। फ्यूचर और पास्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, फ्यूचर पास्ट का नहीं होता है, पास्ट के साथ में पास्ट ही आता है। चलिए, कुलदीप डज नॉट प्ले क्रिकेट, कुलदीप क्रिकेट नहीं खेलता है और ना ही राकेश खेलता है। ये एक तरह से एडवर्ब का ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग इन्वर्सन में भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में कभी भी, वैसे तो पहले से देखना पड़ता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो आपको नाइदर या नॉर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, फिर सब्जेक्ट आएगा, याद रख सकते हैं। और अगर अफर्मेटिव दिया है तो आपको लिखना है सो प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का यूज करना, और क्वेश्चन मार्क मत लगाना। वह खाना पकाती है इसलिए मैं खाता हूं, या वह क्रिकेट खेलता है इसलिए मैं भी खेलता हूं। देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट एंड सो डू आई या आई डू आई, यानी सो का प्रयोग हम तब करेंगे जब सेंस अफर्मेटिव हो। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप यूज करेंगे सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का, लेकिन ये कब करेंगे? अफर्मेटिव सेंस में। अगर नेगेटिव है तो आप यूज करेंगे नाइदर या नॉर का और फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये होना चाहिए नेगेटिव, पहला वाला सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस को देखकर हम भरेंगे सही। तो इसमें देखिए पहले वाला नेगेटिव है, डज नॉट दिया हुआ है, तो ये तो आने से रहा, ये तो खैर वैसे भी नहीं आएगा, आइदर तो पॉजिटिव सेंस में आता है, इसका आंसर आएगा डी वाला। कुलदीप डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड नाइदर डज राकेश, नाइदर डज राकेश। क्लियर हो गया सभी को? नाइदर नॉर का प्रयोग हम कब करेंगे? नेगेटिव सेंस में। और पॉजिटिव में किसका प्रयोग करेंगे? सो का। ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन है, सो, नाइदर और नॉर। अब नाइदर या नॉर में से कोई भी एक लगा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पर चूंकि नाइदर दिया है तो हम नाइदर सही कर दिया, अगर नॉर होता तो नॉर पर हम टिक कर देते, और अगर हम इसको अफर्मेटिव बना देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सो डज राकेश। ठीक है, यहीं से मैंने मॉडिफाई करके उसको आंसर दे दिया, इसका आंसर होगा फिर एंड सो डज राकेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। सी मेड हर स्टेप सन, स्टेप सन इसमें हाइपन देना है, स्टेप सन का मतलब था सौतेला पुत्र। सी मेड हर स्टेप सन एंड टू हर लार्ज फॉर्चून। देखिए भाई, इस हेयर का मतलब होता है खरगोश, ये नाउन होता है, ये सबको पता है, बाल होते हैं, और ये हेयर एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस होता है, इसका मतलब होता है यहाँ, हेयर मीन्स यहाँ, और ये ईयर होता है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। इतने में तो आपका आंसर मिल गया आपको, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी होता है। तो सी मेड हर स्टेप सन एंड हेयर टू हर लार्ज फॉर्चून, फॉर्चून मतलब बशियत है ना, प्रॉपर्टी, तो आंसर आएगा बी वाला। ठीक है, देखिए ये तो मतलब यहां होता है, हेयर मीन्स यहां, हालांकि हेयर मीन्स है ना, एक हेयर और होता है जो नहीं दिया इसमें, ये वाला भी दे सकते थे ये, इसका मतलब होता है सुनना, ये वर्ब होती है हियर, सुनना हियर, और ये हियर खरगोश होता है, इसका मतलब नाउन होता है, ये बाल होते हैं, सबको पता है, और ये ठीक। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ, ध्यान रखना फॉन्ड ऑफ के बाद अगर कोई नाउन वर्ब आती तो हम जिरेंड का प्रयोग करते हैं, बट चूंकि यहाँ तो हमें आर्टिकल वर्ब आ रहा है, तो मिल्क है और टी है, और जैसा कि आपको पता है कि
आर्टिकल जो होता है वो नाउन की पहचान कराता है, और नाउन जो है वो डेफिनेट होना चाहिए। तो आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क एंड टी, तो इसमें नो आर्टिकल आएंगे, कहीं भी नहीं लगाना है। आई एम फॉन्ड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें भी कुछ नहीं भरना, इसमें भी कुछ नहीं भरना, ये यूसीएन है, 0 आर्टिकल आएगा, है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क एंड टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। योर सिस्टर विल लैंड यू सम मनी, एक क्वेश्चन टैग बनाना है, और ये क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट ऑलरेडी दे दिया उसने, जैसे प्रोनाउन चेंज करके। अब आपको केवल इतना देखना है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग में अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदला जाता है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि सेंटेंस कैसा है। योर सिस्टर विल लैंड यू सम मनी अफर्मेटिव है, तो इसका नेगेटिव जो होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वो वांट ही होता है। आप चाहें तो मेरे क्वेश्चन टैग के पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, उस पर थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है क्वेश्चन टैग का, देख लीजिए। क्वेश्चन टैग के नाम से सर्च कर लेना आप, राइज एकेडमी इंदौर क्वेश्चन टैग्स, है ना, आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। तो उसमें दिया हुआ है बिल का नेगेटिव होता है वांट, तो इसका आंसर आएगा ए वाला वांट, और इसके बाद सी आ जाएगा, क्योंकि योर सिस्टर का जो प्रोनाउन है वो सी ही होगा, फीमेल है ना, तो सी होगा, तो वांट सी। क्वेश्चन टैग क्योंकि अफर्मेटिव है इसलिए होगा, अगर ये नेगेटिव होता तो इसका आंसर होता विल यू, विल सी, क्या होता, विल सी, तो ये तो होंगे नहीं आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। इफ यू वर फाउंड गिल्टी ऑफ एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट यू टू पे अ फाइन। देखिए अगर तुमने स्पीड लिमिट को क्रॉस किया तुमको फाइन देना पड़ेगा, शौक तो है नहीं, है ना, फाइन पे करना ही पड़ेगा, कंपल्सन है। और कंपल्सन बताने के लिए हम प्रेजेंट में हैज हैव टू का यूज करते हैं, मॉडल वर्ब का भी पार्ट होता है, ये मस्ट के सेंस में यूज करते हैं हैज हैव टू। पास्ट में यूज किया जाता है हैड टू, और फ्यूचर में यूज करते हैं विल या शैल प्लस हैव टू का यूज हम करते हैं। इन सभी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सबके बाद भी बनाने वाला है। इसका मतलब होता है जैसे अब एग्जाम आ गया, कुछ लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं फिर भी पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता था पहले, और अब एडमिट कार्ड आ गए हैं, पढ़ना पड़ेगा, उन्हें इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, यानी 25 क्वेश्चंस का इंग्लिश आएगा पटवारी में, तो आपको स्कोर करना पड़ेगा 22 और 23 कम से कम, है ना। तो विल हैव टू वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, टू ऑलरेडी गिवन है। अब जो कि पहले वाला पास्ट में दिया है, किस में दिया है, पास्ट में, तो फिर विल का पास्ट क्या होता है, वुड, तो इसका आंसर होगा वुड हैव टू, वुड हैव टू। मजबूरी बताने के लिए इनका यूज करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है ना, तो ये सब बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं विल हैव टू, सेल हैव टू, और विल का पास्ट वुड होता है ना। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ यू वर फाउंड गिल्टी है, पैसिव वॉइस ऑलरेडी ऑफ एक्सीडिंग दी स्पीड लिमिट, है ना। चलिए क्लियर हुआ सभी को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस मेरे अच्छे लगते हैं मान लीजिए, और आपको एग्जाम में मतलब ये समझ में आता है, तो मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब टेस्ट सीरीज बना सकता हूँ और क्वेश्चंस भी लेकर आ सकता हूँ। द सफिक्स, देखिए मैंने बोला था आप लोगों को कि लास्ट में या इसके बाद में जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं, और पहले जोड़ते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए द सफिक्स टू यूज द वर्ड होप इन अ पॉजिटिव सेंस, इसमें पहले लिख दिया है पॉजिटिव सेंस, नहीं तो ये होपलेस भी सही है और होपफुल भी सही है, तो होपफुल जो होगा वो पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे, होपफुल पॉजिटिव सेंस में होपफुल, और ये बन गया एडजेक्टिव, ये क्या बना, एडजेक्टिव। आप चाहें तो बहुत पहले का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें ये पहचानना आसान है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा नाउन है ना। तो होप में फुल लगा दोगे, होपफुल, केयरफुल, हार्मफुल, यूजफुल, तो ये कहलाता है सफिक्स। सफिक्स मीन्स प्रत्यय, जो किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है उसे हम सफिक्स कहते हैं, और जो पहले जोड़ा जाता है उसे प्रफिक्स कहते हैं, जैसे उपसर्ग कहते हैं हिंदी में, यानी पहले वाला उपसर्ग बाद वाला प्रत्यय। ठीक, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पेपर को मैं एक टाइम के अंदर सॉल्व कर पाऊँ, बहुत ही स्पीड टेस्ट है ये। यू हैव टू फ्रेम अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर। कुछ भी नहीं है इसमें देखना है, ये 5 सेंटेंस 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको फ्रेम करना है। हालांकि आप लोगों को ABCD और PQRS के रूप में सेंटेंस भी आते हैं अरेंज करने के लिए, जिसे पैरा जंबल या सीक्वेंस अरेंजमेंट भी कहा जाता है।
जो हमारे नेक्स्ट सीरीज आएगी टेस्ट पेपर की, उसमें हम उनको ऐड करेंगे। बट इसमें हमने केवल एक क्वेश्चन वर्ड का रखा है, इन वर्ड्स को अरेंज करना है। अगर आपको टेंस बनते हैं तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे सुमन हैज गॉन टू मार्केट, सुमन हैज गॉन टू मार्केट। तो सुमन सब सी हो गया, सी वाला कौन सा है, पहला सी। हैज गॉन ए टू वी और मार्केट डी, राइट आंसर बी। सुमन हैज गॉन टू मार्केट। कुछ भी नहीं है तो बहुत इजी है, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन रख के बताया आपको। ऐसा भी पूछ सकता है ना, ये भी कर सकता है कि नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, क्वेश्चन टैग कौन सा है, पंक्चुएशन का यूज कैसे करेंगे। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम 5 क्वेश्चन अभी आपको ड्रॉप कर रहे हैं जिसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज के। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी इंक्लूड करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन या तो पैसेज के रखेंगे या PQRS या पैराजंबल के ऐड करेंगे, तो पेपर पूरा हो जाएगा। और चूँकि पटवारी में इंग्लिश पहली बार आ रही है, इसलिए हम इंग्लिश को पटवारी में किस तरह से पूछा जाएगा ये 15 तारीख को क्लियर हो जाएगा पहले पेपर में, कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उससे हम लोग सही तरीके से अज्यूम कर पाएंगे। और डेफिनेटली के 2 क्वेश्चन उसने एंटो से रखे, 2 सिनोनिम्स के, 2 इडियम्स के, या एक क्वेश्चन 1 वर्ड का, या एक कॉमन स्पोर्टिंग एरर्स का, ये हम बता पाएंगे 15 के बाद। बाकी का हमारी पूरी कोशिश है कि ग्रामर के जितने भी कंटेंट्स हैं उन सबको हमने इसमें शामिल किया है। इससे पहले वाली सीरीज में हमने पंक्चुएशन के क्वेश्चंस भी रखे हैं, मतलब क्वेश्चन हम कहीं से ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, हर सेगमेंट से क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। और बहुत ही हेल्पफुल टेस्ट सीरीज है ना। और इसी के साथ मैं इस टेस्ट सीरीज को अभी समाप्त करता हूँ और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू।